हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853 एंड लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जहां हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये चार्टर एक्ट क्यों लाया गया और इसमें क्या क्या पॉइंट्स बोले गए, उसको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1853। पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस होने लग रहे हैं इस टाइम पर, जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो हमें यहां पे दो चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ इंडिया में चेंज और दूसरा हमें इंग्लैंड में, क्योंकि दोनों जगह से ही जो कानून बन के आएगा वो तो इंग्लैंड से आएगा। तो क्या ऐसे चेंज इंग्लैंड में रहे, हमें उस बैकग्राउंड को जानना है। क्या ऐसे चेंज यहां पे हो रहे हैं जिसको देख के इंग्लैंड में ये सोचा जा रहा है कि हमें इस तरीके का एक्ट लाना चाहिए। तो हम इन बैकग्राउंड को जानते हैं, पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही थी, वो एक्सपेंशन लगभग अगर हम बात करें लगभग पूरी तरीके से हो चुके हैं। ठीक है, जहां हम साउथ में देखें, ईस्ट में देखें, वेस्ट में देखें, नॉर्थ वाले रीजन में देखें तो एक्सपेंशन ये कर चुके हैं, जहां डलहौजी पूरी तरीके का कंट्रोल अपना यहां पे कर चुके हैं। ठीक है, अब जब कंपनी यहां पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुकी है तो यहां पे रूल बनाने की बात आती है तो वो कौन कर रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस उसकी काउंसिल। ये लोग हैं जो बैठे हैं, जो इंडिया में बैठ के रूल बना भी रहे हैं और रूल को अप्लाई भी करवा रहे हैं। इंप्लीमेंट करवाने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? तो ये सारा खेल कहां हो रहा है? इंडिया में। मेन पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, और देखें तो काउंसिल के पास। मतलब यहां पे 1+4 लोग बैठे हुए हैं। यही लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया के लिए रूल बना भी रहे हैं और उनको इंप्लीमेंट भी करवा रहे हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? दूसरी तरफ हम इंग्लैंड की बात करते हैं। अब इंग्लैंड में क्या चेंज हो रहा है उसे समझिएगा। इंग्लैंड की बात करें तो यहां पे सबसे पहला चेंज तो हमें देखने को मिलता है इंटरनल चेंज। इंटरनल चेंज, अब इंटरनल चेंज में यहां पे हमें लिबरल्स देखने को मिलते हैं जो निकल के आ रहे हैं। यहां पे हमें यूटिलिटेरियंस देखने को मिलते हैं जो निकल के आ रहे हैं, वॉइस रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां पे यूटिलिटेरियंस ने गर्दा उड़ा रखा है, एक तरीके से धुआं उड़ा रखा है कि भाई आप इंडिया में, इन्होंने 2 पॉइंट्स बोले। क्या? पहला पॉइंट तो ये बोला कि कंपनी जिसको आप मुखौटा बना के बैठे हो, हटाओ इसे। कब तक कंपनी का खेल खेलते रहोगे कि कंपनी ये करेगी, कंपनी वो करेगी? हटाइए इसको। कब तक आप कंपनी के पीछे बैठ के रूल करोगे? पहला पॉइंट तो ये कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई जो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन इसको हटाइए। सेंट्रलाइजेशन जो पॉइंट है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन क्या है? सारी पावर आपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल को दे रखी है। वही लॉ बनाते हैं, वही लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सारे का सारा खेल वही खेल रहे हैं। आप हटाइए, ये सेंट्रलाइजेशन गलत है। अगर इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन चलता रहा तो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सुनेगा ही नहीं हमारी। पॉइंट क्लियर है? तो आपको ये हटाना पड़ेगा। तो इस चीज को देखते हुए यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बेसिस पे हमें देखने को मिलेगा इस एक्ट में जो भी पॉइंट बोले जाएंगे वो इन्हीं के ही अराउंड देखने को मिलेंगे। पॉइंट क्लियर? तो अब हम समझते हैं चार्टर एक्ट 1853 क्या क्या बोला गया, क्या क्या इस पॉइंट में लिखा गया, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो है कि कंपनी को हटाओ। ठीक है, तो यहां पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो 1833 में भी एक्ट आया, तो इस एक्ट में भी बोला गया था कि अगले 20 साल के बाद कंपनी का जो एक्ट है उसको रिन्यू कर दिया जाएगा अगले 20 साल में। तो इसका मतलब 1853 आया। तो इस एक्ट में बोला गया था कि 20 साल के बाद हम दोबारा से कंपनी के एक्ट को रिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो हम अगले एक्ट में बताएंगे।
लेकिन जब 1853 का एक्ट आया तो यहां पे बोला गया कि भाई अब कोई फिक्स नहीं है कि कब अगला एक्ट आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज, कंपनी रहेगी भी या नहीं रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कंपनी जब तक ही काम करेगी जब तक हमारे पास में, हम इसको बोले तो प्लेजर ऑफ क्राउन, जब तक क्राउन चाहेगा तब तक ही कंपनी काम करेगी, अदरवाइज कंपनी को हटा दिया जाएगा। जिस दिन, जैसे बोला जाता है ना प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट साहब का हाथ है तब तक आप रूल कीजिए, जैसे आपके सर से हाथ उठा आपका भी खेल खत्म। वैसे कंपनी को बोल दिया कि आप प्लेजर ऑफ क्राउन तक काम करोगे, जब तक उनका हाथ आपके सर पे है आप काम करो, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट इस एक्ट में बोला गया। दूसरे पॉइंट की बात आती है अब सेंट्रलाइजेशन पे, क्योंकि मेन चीज क्या है? सेंट्रलाइजेशन, उसे तोड़ना है, उसे हटाना है। तो यहां पे बोला गया कि देखो भाई सेंट्रलाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर रखी है यहां पे। कैसे? बोले यहां देखो, अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, प्लस इसके साथ मिलके काउंसिल, ये लोग बैठे हुए हैं, इनके पास में पूरे इंडिया का, अगर हम बात करें कंप्लीट इंडिया की, तो लगभग इंडिया पे इन्हीं का रूल है। यही लोग क्या कर रहे हैं? लॉ फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, साथ में उस लॉ को इंप्लीमेंट भी करवा रहे हैं। मतलब ये है, लॉ फॉर्मेशन करने का मतलब एग्जीक्यूटिव, लॉ फॉर्मेशन का मतलब है लेजिस्लेचर का काम करना। लॉ इंप्लीमेंट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। जो हम आज के टाइम में जो पॉलिटी में हम डिस्कशन करते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो हम यही तो पढ़ते हैं। लॉ फॉर्मेशन कौन करते हैं? लेजिस्लेचर के लोग। इंप्लीमेंट कौन करवाते हैं? एग्जीक्यूटिव। बोलिए दोनों के दोनों काम कौन कर रहे हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल मिलके ही तो कर रही है। वो सारे के सारे काम 4+1 यही तो कर रहे हैं भाई। ये 5 लोग मिलके ही पूरे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, टेरिटरी को भी संभालना है, कंट्रोल करके रखना है, वो ये भी काम कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन की। इसको रोको। इस एक बंदे के हाथ में जो सुप्रीम पावर बना रखा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको रोको। ठीक है? तो यहां से हमारे पास बोला गया कि ठीक है, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो हम एक काम करते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है प्लस इसकी काउंसिल है, इनकी हेल्प के लिए एक बॉडी और बना देते हैं जो इनकी हेल्प करेगी। किसमें? लॉ मेकिंग में। तो यहां से हमारे पास निकल के आया लेजिस्लेटिव बॉडी का कॉन्सेप्ट। लेजिस्लेटिव बॉडी, इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, काउंसिल है उसकी, उसके साथ हम एक और कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं जो कि इनके साथ में मिलेंगे। ये लोग हेल्प करेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है प्लस उसकी काउंसिल है, ये लोग लॉ बना रहे थे और उसको इंप्लीमेंट करवा रहे थे। अब से इनकी हेल्प करेंगे लेजिस्लेटिव के लोग। यहां पे हमें कुछ और एक्स्ट्रा लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो बोले देखो भाई, पहले तो काउंसिल के बारे में सोचो ना, कि यहां पे आपने क्या कर रखा है 1+4, और इस 4 में भी एक बंदा ऐसा है जो टेम्पररी है। तो इस टेम्पररी को भी पहले तो बनाओ, परमानेंट करो। ठीक है? तो सेकंड पॉइंट यहां पे बोला गया कि जो लॉ ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर, हमने जो लास्ट में 1833 के एक्ट में देखा था कि एक बंदा अपॉइंट किया, उसको बोला गया कि आप इनविटेशन के बेसिस पे आप इनको बुलाओगे। जब मीटिंग होगी तो वहां पे आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इनको इनविटेशन के बेस पे बुलाओगे। बोले गए कि इस एक्ट से अब से ये जो लॉ ऑफिसर होगा ये परमानेंट होगा। सेकेंड पॉइंट, बोले ठीक है, इसको परमानेंट करो, ये अब टेम्पररी नहीं है, ये काउंसिल का ही एक मेंबर होगा। कोई इनविटेशन पे आने की जरूरत नहीं है। अब आपसे सारी मीटिंग अटेंड करोगे, लॉ फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करोगे। मतलब एक तरीके से आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन गए। ठीक है? दूसरी तरफ अब बात आती है लेजिस्लेटिव बॉडी की।
कि भाई यहां पे कौन आएगा, इसमें कौन कौन लोग बैठेंगे। तो इसमें बोला गया कि अब से लेजिस्लेटिव बॉडी में हम अलग से 6 लोगों को अपॉइंट करते हैं, 6 नए लोग अपॉइंटेड। अब यहां कौन आएगा, मेन क्वेश्चन तो ये है ना भाई, ये तो एक काउंसिल है, ये अलग से बिठा रहे हैं। अब बोले यहां कौन आएगा, यहां बात करते हैं। तो बोले गए कि इन 6 में हम देखेंगे कि 2 लोग ऐसे होंगे जो जुडिशरी से आए, जुडिशरी के, और 4 लोग होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिप्रेजेंटेटिव। अब ये कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये आएंगे सिविल सर्विसेज से, सिविल सर्विसेज, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा अपने फील्ड में, जहां पे ये सिविल सर्विस जो सर्विस कर रहे हैं वहां पे ये ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कि 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। वो कौन होंगे, वो 4 लोग कहां से आएंगे, बॉम्बे से, जहां पे बॉम्बे में सर्विस कर रहे हैं, मद्रास में, बंगाल में, और नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है वहां से। इन 4 जगह से हमें ये ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिलेंगे। ये लोग मिलके हेल्प करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, जो कि मिलकर इंडिया के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। 3 पॉइंट बोले अभी तक। पहला, कंपनी के लिए आगे का टेन्योर फिक्स नहीं किया गया, वो बोला गया कि प्लेजर ऑफ क्राउन होगा। दूसरी चीज, लॉ ऑफिसर जो कि इन्विटेशन पे बुलाया जाता था उसको परमानेंट किया गया। और तीसरी चीज, लेजिस्लेटिव बॉडी की फॉर्मेशन की गई कि ये 6 लोग होंगे इसमें जो अपॉइंट होंगे एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जो काम करेंगे, जो हेल्प करेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी की। पॉइंट क्लियर एकदम। अभी 3 पॉइंट डिस्कशन हुए, अब इसी पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव बॉडी की और एग्जीक्यूटिव, यहां पे क्या हो रहा है, मतलब यहां पे ये चल रहा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी प्लस लेजिस्लेटिव बॉडी दोनों मिलेंगी और इंडिया के लिए कानून बनाएंगी। समझो, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव दोनों मिलेंगे और इंडिया के लिए लॉ फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना। एग्जीक्यूटिव में 1+4 लोग हैं, लेजिस्लेटिव में 6 लोग हैं। इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, कोई भी इंडियन नहीं है, कोई भी, सारे के सारे इंग्लैंड से आ रहे हैं। लेजिस्लेटिव में यहां पे भी सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स हैं प्लस जुडिशरी के लोग हैं, जुडिशरी के। इनमें भी कोई भी बंदा इंडियन नहीं है, कोई भी इंडियन नहीं है, और ये कानून बना रहे किसके लिए, इंडिया के लिए। कानून किसके लिए बना रहे हैं, इंडिया के लिए, जबकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है। यहां पे मेन ये 10 लोग बैठ के और इंडिया के लिए पूरा कानून बना रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है इंडिया में क्या चल रहा है, उसके बावजूद भी ये इंडिया का कानून बनाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया। कोई इंडियन, इनमें एक भी इंडियन हमें देखने को नहीं मिलता, या कैसे भी हमें ये एक्ट इंडिया के फेवर में लग रहा है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहां इंडियन है ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं इंडिया में किस तरीके का सिस्टम चलाना है, ऊपर से कानून बनाएंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब समझो इस चीज को कि ये अगर लॉ देखें हम, अगर इस लॉ की बात करें तो कहां से हमें, यहां कहीं भी हमें देखने को मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, तो ये लॉ पूरी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। क्यों, क्योंकि हमें यहां पे देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है प्लस उसकी काउंसिल है। ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग एक टाइम पर एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉ इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, ये जो 6 लोग हैं ये कानून बनाने में हेल्प करेंगे, इंप्लीमेंटेशन तो यही करेंगे। एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहे हैं प्लस लेजिस्लेचर का भी काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर का बिल्कुल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो जुडिशरी की, जुडिशरी, इसमें
जो लोग हमने भेजे यहां से, 2 लोग यहां से जुडिशरी के हैं। अब यही 2 लोग एक टाइम पर तो जुडिशरी का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ यही लोग लेजिस्लेचर का काम कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो कहीं है ही नहीं। कहां से हम बोल दें कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को लेके आ रहे हैं? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। अब अगले स्टेप को समझना। अब बात आती है यहां पे सिविल सर्वेंट्स की। बोला गया कि ये जो सिविल सर्वेंट्स होंगे ये कहां से आएंगे? हम जो सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं कि भाई इसमें 4 लोग ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सिविल सर्वेंट्स होंगे। एक बार ये समझते हैं कि क्या ये इंडिया के लोगों के फेवर में था कि क्या लोग यहां पे आ सकते हैं? तो देखो, सिविल सर्वेंट्स जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा वो आएंगे लेजिस्लेचर में। अब सिविल सर्वेंट्स कैसे आएंगे? बोले ये लोग आएंगे अपॉइंट होके। अब वो अपॉइंटमेंट कैसे होगी? ये होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये एग्जाम कहां होगा? तो ये एग्जाम होगा लंदन में। पॉइंट क्लियर है? ये एग्जाम कहां होगा? लंदन में। जो सिविल सर्वेंट बनेगा उस बंदे को एज ए ब्यूरोक्रेट बना के यहां पे अपॉइंट किया जाएगा लेजिस्लेटिव बॉडी में। अब ये एग्जाम होगा लंदन में, ठीक है? उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। अब एक बात सोचो जरा, इंडियंस क्या यहां पे अपॉइंट हो सकते हैं? देखो, इंडियंस अगर हम इनकी बात करते हैं तो पहली चीज तो इंडियंस बेचारे बहुत ही लेट स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो वो जब इस टाइम पर पहुंचेंगे, इनके एग्जाम की एक एज लिमिट है, वो एज लिमिट ही क्रॉस कर चुके होंगे। एज लिमिट है, उस एज लिमिट में इंडियंस पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो वहीं से खत्म हो गया। दूसरी चीज, एग्जाम हो रहा है लंदन में, तो कहां हमें लगता है कि ये फेयर होगा एग्जाम? बिल्कुल नहीं। तो इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट क्लियर? तीसरा पॉइंट हम समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में डिस्कशन करें तो सिविल सर्वेंट्स हो गया। अब मेन चीज क्या चल रही है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। पहले सारे का सारा जो लॉ बनाने की बात थी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के हाथ में थी। अब यहां पे बोला लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, वो आपकी हेल्प करेगी। बोले ठीक है। अब एक बात सोचिए, 1 + 4 + 6 ये लोग मिलके कानून बना रहे हैं। अब कोई भी कानून आएगा, कोई भी लॉ आएगा, तो उस लॉ में एक एग्रीमेंट तो होगा ना कि भाई हम, जब आप मेजोरिटी में डिसीजन होगा तभी तो जाके इसके पास में ये होगा कि आप कोई भी कानून लेके आ रहे हो, तो मेजोरिटी डिसीजन तो होगा ना जो फेवर करेगा लॉ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब यहां पे क्या बात आ गई कि भाई अगर मान लो सपोज करो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बैठी है, जहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैठे हैं, अब उन्होंने बोल दिया कि हम ये एक्ट लाना चाहते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो एक्ट नहीं आना चाहिए। तो मेजोरिटी तो डिस्टर्ब हो गई, और मेजोरिटी जैसे डिस्टर्ब हुई तो वहां पे हमारे पास में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर डाउन चली गई। पॉइंट क्लियर है? अब यहां से बोला गया कि भाई ऐसे तो फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने का फायदा क्या है? हट जाए इससे अच्छा। तो इनको बोला गया कि आप टेंशन मत लो, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है इसके पास में हम राइट देते हैं वीटो पावर का। उनको वीटो लगाने की पावर है। आपको अगर यदि लग रहा है कि लेजिस्लेटिव बॉडी इस तरीके का कानून लेके आ रही है वो अच्छा नहीं है, तो आप उस पर वीटो लगाइए, हटा दो उसको। पॉइंट क्लियर? तो वीटो पावर यहां पे दी गई। लास्ट हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको? एक एक पॉइंट समझ आना चाहिए कि किस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन हो रही है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की। इसी में एक पॉइंट और बोला गया कि क्योंकि कंपनी, यहां पे 2 लोग बैठे हैं, कंपनी को चलाने के लिए 2 लोग बैठे हुए हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब सुनो, कंपनी के लिए दो तरीके की बॉडी है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये 2 बैठे हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला कि इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करनी, हमें करना है इसके अंदर चेंज। क्यों? देखो अब समझो, पहले इस बात को समझते हैं कि क्या चेंज किया गया।
यहां पे चेंज किया गया कि इसमें पहले 24 मेंबर थे, 24 मेंबर्स, बोले इनको रिड्यूस करो और रिड्यूस करके इसको 18 लेके आओ, इसमें से 6 मेंबर्स को रिड्यूस कर दो, कोई काम के नहीं है, इनको हटाइए। पहले तो ये समझते आखिर क्यों किया गया, तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये लोग इंग्लैंड में बैठे हैं और इंग्लैंड में बैठे तो इनको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी इंग्लैंड की ट्रेजरी से जा रही है। तो बोले भाई इतने लोगों को, 24 लोगों को आप सैलरी दोगे, ये खर्चा कहां से आएगा, हटाइए इन्हें, क्योंकि वो अपने ऊपर बर्डन तो रखेंगे नहीं। तो उन्होंने हटा दिया। बोले ठीक है। अब इस 18 में से भी क्या कर रहे हैं कि 6 लोग गवर्नमेंट के होंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट के होंगे, और बाकी के जो 12 मेंबर्स होंगे वो एज ए सीओडी काम करेंगे यहां पे। तो इस तरीके का एक्ट यहां पे हमें देखने को मिलता है, चार्टर एक्ट 1853। पॉइंट क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर है। तो ये 5 से 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने, किस तरीके से लाया गया, क्यों लाया गया, एक एक पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आते हैं लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में हमारे पास, जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अब जब ये इंडिया में आए तो उस टाइम पर इंडिया में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, लगभग टेरिटरी पे कंट्रोल हो चुका है। लॉर्ड डलहौजी जो कि इंडिया से गए हैं, ये उंगली करके गए पूरी तरीके से, सोसाइटी में इन्होंने छेड़खानी की है, सोसाइटी को डिस्टर्ब की है। ठीक है। तो पहली चीज तो इनके टाइम में क्या हो रहा था, बर्मीज वॉर हुई तो इंडियंस को यहां भेज दिया, फिर क्रीमियन वॉर हुई, इंडियंस को यहां भेज दिया। अब इंडिया में जो लोग बैठे हैं, आर्मी में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने गर्दा उड़ा रखा है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, हमारे साथ में मजाक चल रहा है क्या, आप लेते हो, कभी आप 7 समंदर पार भेज देते हो, कभी आप हमें उठाते हो और इंडिया के दूसरे कॉर्नर पे हमारे ही भाइयों से लड़ने के लिए भेज देते हो, तो हम ये सब नहीं करेंगे। अब इस चीज को, क्योंकि रिवोल्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो जैसे ये रिवोल्ट देखते हैं तो लॉर्ड कैनिंग आते ही इसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इसने आते ही एक एक्ट पास कर दिया। इसमें बोला कि हम जहां चाहे, आर्मी में जो भी बंदा है, जो भी है, हम जहां चाहें, जैसे चाहें और जब चाहें वहां से उठा के इंडियंस को या कोई भी आर्मी के लोगों को वहां पे भेज सकते हैं, जहां भी हमें जरूरत होगी हम वहां पे भेज सकते हैं। अब ये बात यहां पे आर्मी के लोगों को सटका देती है, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि भाई ऐसा हमारे ऊपर ये जबरदस्ती जो ये थोपने की बातें हो रही हैं, हम ये सहन नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे अब रीजन बनना शुरू होते हैं 1857 के रिवोल्ट को देखने के लिए। पहली चीज जो हमने पीछे देखा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, एनफील्ड राइफल्स के बारे में, एनफील्ड राइफल्स जो उसने मंगवाए, तो ये सबसे पहला एक तो रीजन बना कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे। दूसरी चीज हमें ये देखने को मिला ये वाला एक्ट। तीसरी चीज हम देखेंगे बहुत सारे रीजंस होंगे जो 1857 का रिवोल्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या होंगे वो आगे चल के डिस्कशन करेंगे। ये एक्ट ऊपर से हम देखते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक जो पॉइंट्स हैं, जो छेड़खानी वो करके गए, सोसाइटी में छेड़खानी करके गए, कि उसने एक जो एक्ट पास किया रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है। तो वो सारे के सारे रीजन बनते हैं जो 1857 का रिवोल्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और यहां से आर्मी भड़क जाती है और हमें देखने को मिलेगा 1857 में रिवोल्ट होता है। क्या होगा, कैसे होगा, कहां होगा, वो सब चीजें हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो 1856 में आए, 62 तक ये रूल करेंगे। इनको आगे चल के जब 1857 में जब ये रिवोल्ट खत्म होगा 58 में, तो फिर एक एक्ट आता है, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया, डायरेक्ट क्राउन का कंट्रोल आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। क्या होगा वो सब चीजें आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कंप्लीटली डिस्कशन हमने किए।
दूसरा, चार्टर एक्ट 1853 तक 73, फिर 84, फिर उसके बाद में 93, 86, 93, फिर 1813, 1833 और 1853 क्या क्या है, क्यों लाए गए, एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिटेल से और कंप्लीटली डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।